हेलो स्टूडेंट्स। तो इसके पहले मैंने आपको 2 इसके वीडियो और दे चुके हैं इसी चैप्टर पे। तो आज है 3rd लेक्चर इसका, और बाकी मैं कोशिश करूँगी कि इसके जो 2 और लिंक्स हैं उनको मैं इसमें पिन कर दूँ एटलीस्ट, सो ज़रा आप उसे भी पढ़ पाएँ। और इसके बाद आज हमें जो टॉपिक शुरू करना है वो है राज्य का पुनर्गठन। तो राज्य के पुनर्गठन की जब बात की जाती है इसका अर्थ यह है कि हम राज्यों को, प्रांतों का विभाजन हो गया है इंडिया और पाकिस्तान का। इसके बाद बात की जाती है कि राज्य का विभाजन कैसे जाए, देश के अंदर जो विभाजन होना है ये उसकी बात की जा रही है, जो छोटे छोटे राज्य बनाए जाएंगे। तो इंडिया के सामने सबसे पहले समस्या ये आ रही थी कि हमें कुछ इस तरीके का राज्य का पुनर्गठन करना है या इस तरह की सीमाएं निर्धारित करनी है जिससे कि सांस्कृतिक बहुलता भी बनी रहे और भाषाई बहुलता भी बनी जाए। दोनों में दोनों चीज़ें ख़त्म नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमें ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंस रखती थी इंडिया के लिए। जैसे कि हमने देखा ऑलरेडी कि ये चीज़ें ना हो कि ऐसे ख़त्म हो जाए, और ये इम्पोर्टेंस रही है हमारे लिए। इसीलिए इसके बाद आगे बात की जाए तो औपनिवेशिक शासन के समय प्रांतों की सीमाएं जो थी वह डिसाइड ही नहीं थी, प्रशासनिक सुविधा के लिहाज से हमने तय की गई थी। मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट को जैसे लगा कि हाँ ये वाले एरियाज सुटेबल है तो उन्होंने इस तरीके से डिवीज़न कर दिया था, उनको भी हमें बाउंड्री बनानी थी, उसके साथ ही साथ हमें सीमाएँ निर्धारित करनी थी। इसके साथ ही साथ अगर बात की जाए तो सॉरी, तो इसके अलावा जो यहाँ पे हमारे पास सीमाएं थी, जैसे ब्रिटिश गवर्नमेंट के जितने अधीन रही, ब्रिटिश सरकार के अधीन जितने प्रांत रहे उनका अलग से विभाजन हुआ। फिर कुछ राजा महाराजा थे उनका अलग से विभाजन हुआ, और उनका जो प्रांत डिसाइडेड होता था या उनकी सीमाएं जो डिसाइडेड होती थी वो इस तरीके से डिसाइड होती थी कि उनका एक राजा जो है वो कितनी सीमाओं तक कार्य कर रहा है, उसका प्रशासनिक व्यवस्था कहाँ तक है, ये इस तरीके से निर्धारित होती थी सीमाएं। तो ये सीमाएं उतनी कारगर नहीं सिद्ध हो पाती थी, क्योंकि हो सकता है कोई क्षेत्र बहुत बड़ा हो तो कोई क्षेत्र बहुत छोटा हो। अब प्रशासनिक सुविधा अगर देखी जाए आफ्टर इंडिपेंडेंस तो इस तरीके से होनी चाहिए कि गवर्नमेंट हर तरीके से रन कर पाए। तो ये सबसे बड़ी समस्या आ रही थी। उसके बाद हम नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। औपनिवेशिक शासन के समय प्रांतों की सीमाएं प्रशासनिक सुविधा के लिहाज से तय की गई थी, या ब्रिटिश सरकार ने जितने क्षेत्र को जीत लिया हो उतना क्षेत्र एक अलग प्रांत मान लिया जाता था। प्रांत की सीमा इस बात से भी तय की जाती है कि सरकार के अंदर, तो अभी तक जैसे कि हम पढ़ रहे हैं कि प्रांत की सीमाएं सिर्फ इस बात से डिसाइड हो पा रही थी कि रजवाड़ों के अंदर उन्होंने कितनी सीमाएं जीती हैं, उनके कौन कौन से इसमें राज्य आए हैं, कौन कौन से क्षेत्र उनके अंदर इसलिए आ रहे हैं, ये उस आधार पर निर्धारित हो रही थी। या फिर ब्रिटिश सरकार की बात की जाए तो उनका भी ऐसे जो है सीमाएं निर्धारित होती रही। इसके बाद हमारी राष्ट्रीय सरकार ने ऐसे सीमांकनों को बनावटी मानकर खारिज कर दिया। इंडियन गवर्नमेंट ने सीधे कहा कि हम इस सबको नहीं मानेंगे। उन्होंने कहा कि राज्य का हम पुनर्गठन आयोग बनाएंगे। पुनर्गठन आयोग पहले हम राज्य के पुनर्गठन को स्थापित करेंगे। मतलब राज्य के पुनर्गठन का आधार से ये हुआ कि जो पहले से प्रांत चले आ रहे हैं, जो सीमाएं चली आ रही हैं, उनको जो है विभाजित किया जाएगा। और इसका डिसीजन जो है फाइनली कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में लिया जाता है कि हम जो है राज्य का पुनर्गठन आयोग बनाएंगे या फिर राज्य का पुनर्गठन किया जाएगा। इसके बाद निश्चित इन लोगों ने कर लिया था। इसके बाद से इस सिद्धांत के लिए कांग्रेस ने काम करना शुरू कर दिया, और फिर फाइनली हम देखते हैं आज के टाइम पे राज्य का जो पहला पुनर्गठन किया गया, जो सीमाएं निर्धारित की गई वो भाषा के आधार पर की गई। अनेक प्रांतीय कांग्रेस समिति को भाषा इलाके के आधार पर बनाया गया था। अब देखो, अब बात ये आती है कि अगर भाषा के आधार पे कर दिया जाएगा तो इंडियन गवर्नमेंट उस टाइम पे इस बात से भी डर रही थी कि अगर ऐसा हुआ कि हमने अगर भाषा के आधार पे विभाजन कर दिया तो कहीं ऐसा ना हो कि जैसे इंडिया पाकिस्तान का डिवीज़न हुआ वैसे कहीं और बंटवारे की बात ना उड़ जाए, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं भाषा का जो महत्व है वो बढ़ जाता और एक दूसरे भाषा के लिए महत्वता घट जाती। ये वाली समस्या आने के चांसेस थे। खैर ऐसा नहीं हुआ। आज़ादी के बंटवारे के बाद की स्थिति यहाँ बदली। हमारे नेताओं को चिंता हुई कि अगर भाषा के आधार पर प्रांत बनाए गए तो इससे अव्यवस्था फैल सकती है, देश की के टूटने का खतरा पैदा हो सकता है। हमारे नेताओं को यह भी लग रहा था कि भाषा व राज्यों के गठन से दूसरी सामाजिक आर्थिक चुनौती से, जैसे कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि इससे नेताओं को इस बात का भी डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि इससे दूसरी समस्या न उत्पन्न हो जाए, कहीं लोगों के अंदर अपनी भाषा को लेकर महत्वता न उभर पड़े, इस बात की भी समस्या रही। दूसरा, आगे केंद्रीय नीति के इस फैसले को स्थानीय नेताओं और लोगों ने चुनौती दी। पुराने मद्रास प्रांत के तेलुगु भाषी, अब देखो जो भी नेतागण ऐसे सोचते हैं उसे चुनौती मिलती है। वो लोग कहते हैं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि आप इतना बड़ा एरिया, जैसे मद्रास प्रांत की बात करें जिसको आज के तमिलनाडु, जो उस टाइम पे मद्रास था अब नहीं है, खैर मद्रास खत्म हो चुका है। तो मद्रास जो है उसमें उस टाइम के मद्रास में कौन कौन से राज्य इंक्लूडेड थे, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। ये इंपॉर्टेंट नहीं, बस आपको जानने के लिए बताया जा रहा है। इसमें ये राज्य इन्वॉल्व थे। इसके बाद इसके कुछ हिस्से जो है केरल कर्नाटक से भी लगते थे। तो ऐसे में जब इतना बड़ा आंध्र प्रदेश हो जाएगा तो ज़रूरी है कि उसका विभाजन कर दिया जाए, क्योंकि ऐसे में बहुत सारे धर्म के लोग रहते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा भी है। इसी वजह से इतना बड़ा आंध्र प्रदेश था, इसी वजह से आंध्र आंदोलन शुरू होता है। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। और इसीलिए आंध्र आंदोलन ने मांग करी कि मद्रास प्रांत के जो तेलुगु भाषी, जो तेलुगु बोलने वाले लोग हैं, उनको अलग कर दिया जाए और उनके लिए दूसरा राज्य कोई बनाया जाना चाहिए।
तेलुगु भाषी क्षेत्र को लगभग सारी राजनीतिक शक्तियाँ मद्रास प्रांत के भाषाई पर गठन के पक्ष में थी। अब यहाँ पे तेलुगु भाषी लोग जहाँ जहाँ रहते थे वहाँ पर लगभग सारी राजनीतिक शक्तियाँ जो थी, जो मद्रास प्रांत में थी, मतलब जितनी भी शक्तियाँ जो राजनीति को बनाने के लिए चाहिए, वो सारी मद्रास प्रांत के भाषाई पुनर्गठन के पक्ष में थी। वो सभी ये चाहते थे, मतलब मेन लीडर्स जो थे वो ये चाहते थे आंध्र प्रदेश के, मद्रास के खासकर, कि तेलुगु भाषी लोगों को अलग कर दिया जाए और एक नया पुनर्गठन के हिसाब से स्थापित किया जाए। केंद्र सरकार हाँ ना की दुविधा में अटकी हुई थी और इसी वजह से ये वाला पैराग्राफ बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये वाला पैराग्राफ, इसको तो आपको याद कर लेना। तो जैसे केंद्र सरकार हाँ ना की दुविधा में फंसी थी और इसी मनोदशा के चलते कांग्रेस ने जो है एक आंदोलन शुरू होता है और आंदोलन को मेनली जो रन किया जाता है वो किया जाता है पॉटी श्री रामुलु की तरह। उन्होंने क्या किया, वो अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ गए, जिसमें उन्होंने 52 दिनों की भूख हड़ताल करी। 56 दिनों की भूख हड़ताल करती हैं, 56 दिन की भूख हड़ताल करते हैं और उससे उनकी मृत्यु हो जाती है। इससे जो है बहुत ज़्यादा अव्यवस्था फैलती है, बहुत समस्याएं उत्पन्न हो जाती है, बहुत सारे जो लोग उनके समर्थक थे वो खड़े हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा ये घटना जो है हिंसक हो जाती है। और इस वजह से जो है फाइनली 1952 के दिसंबर में प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश को अलग कर दिया और आंध्र प्रदेश एक राजा के आधार पर भाषा के आधार पर स्थापित होने वाला एक पहला राज्य बन गया इस तरह से। तो आपको ये चीज़ याद रखनी पड़ेगी, बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। और आंध्र प्रदेश के गठन के साथ ही देश के दूसरे हिस्से में भी, अब इसके बाद क्या हुआ, दूसरे देशों को भी लगा कि हमें भी शायद भाषा के आधार पर विभाजन की बात कर लेनी चाहिए। विभाजन से अर्थ है मेरा कि राज्य के उनकी सीमाओं की बात कर लेनी चाहिए, उनके सीमांकन की बात कर लेनी चाहिए। और इस संघर्ष से बाध्य होकर सरकार ने 1953 में फाइनली, अब देखो इतनी सारी समस्याएं आई थी, फाइनली जो 1953 में गवर्नमेंट क्या करती है, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कर देती है। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कर देती है। और इस आयोग का काम यही था कि वो राज्य में ये देखे कि सीमांकन कैसे निर्धारित किया जाए, किन आधारों पर निर्धारित किया जाए। तो उन्होंने ये कहा कि हमें जो है जो सीमांकन है वो भाषा के आधार पर निर्धारित किया जाना चाहिए। और इसने ये रिपोर्ट अपनी थी 1956 में। तो पहला जो हमारा पूरा पुनर्गठन के बाद जो हमारे राज्य स्थापित होते हैं वो 14 राज्य थे हमारे, 14 स्टेट्स थे एंड 6 यूनियन टेरिटरीज या केंद्र शासित प्रदेश थे। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना पड़ेगा। और इसके अलावा आपको क्या याद रखना है कि 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग स्थापित किया गया था और 1952 में जो है हमारे आंध्र प्रदेश स्थापित होता है दिसंबर 1952 में। ये इतना आपको याद रखना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आज़ादी के बाद के शुरुआती सालों में एक बड़ी चिंता यह थी कि अलग राज्य बनाने की मांग से देश की एकता पर आ जाएगी। आशंका थी कि नए भाषाई राज्यों में अलगाववाद की भावना पनपेगी और नवनिर्मित भारतीय राष्ट्र पर दबाव पड़ेगा। जनता के दबाव में आखिरकार नेतृत्व ने भाषा के आधार पर राज्य के पुनर्गठन का मन बनाया। उम्मीद थी कि अगर हर इलाके की क्षेत्रीय भाषाई दवाई को मान लिया जाए तो बंटवारे अलगाववाद के खतरे को कमी आएगी। इसके अलावा क्षेत्रीय मांगों को मानना और भाषा के आधार पर नए राज्य, देखो प्रॉब्लम ये थी क्यों भाषा के आधार पर विभाजन नहीं करना चाह रहे थे लोग। इसका रीज़न ये था कि इन लोगों ने ये कहा कि अगर भाषा के आधार पर ऐसा कर दिया जाए तो कहीं लोगों में अपने भाषा को लेकर महत्वता उत्पन्न हो जाएगी, अलगाववाद उत्पन्न हो जाएगा। अलगाववाद का अर्थ होता है कि आप बेशक पूरी ग्रुप में रह रहे हैं, समूह में रह रहे हैं, लेकिन फिर भी आप वहाँ पर भी अपने आप को अकेला महसूस करें। सेम वही कंडीशन यहाँ पर हो सकती है, आप अपने आप को अलग ना मानने लग जाए उन भाषा के चक्कर में। भाषा व राज्य के पुनर्गठन की घटना को आज 50 साल हो चुके हैं और हम देख रहे हैं कि अभी तक सफलता के साथ हमारा देश बिल्कुल सही चल रहा है। और ऐसा कहीं भाषा के आधार पर बहुत ज़्यादा प्रभाव हमें देखने को नहीं मिलता है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि भाषा के आधार पर जो विभाजन किए गए थे वो हमारा सफल रहा, उसमें कोई समस्या ऐसी उत्पन्न नहीं हुई है। तो अब ये चैप्टर खत्म हो गया है, इसमें से बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जो आपको याद करनी पड़ेगी। मैं एक और फिर भी बता रही थी इसमें से क्या क्या इंपॉर्टेंट है, जो बोर्ड एग्जाम से के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहले तो राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ, जो मैंने आपको 3 पॉइंट्स बताए थे, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। 3 चुनौती के नाम से हेडिंग भी है। इसके अलावा बात की जाए तो विभाजन, विस्थापन और पुनर्वास में आपको ज़्यादा कुछ याद नहीं करना, मुस्लिम लीग के बारे में थोड़ा बहुत याद करना है बस। इसके अलावा इनमें से कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद आपको ये याद रखना रजवाड़ों का विलय, जिसमें से आपको समस्या देखनी पड़ेगी, इसमें रियासतें याद करनी पड़ेगी कितना है। उसके साथ ही साथ फिर आपको हैदराबाद का मुद्दा बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक में। मणिपुर आप याद कर सकते हैं, इस पर क्वेश्चंस कम ही बनते हैं। फिर राज्य के पुनर्गठन में आपको 2-3 चीज़ें मैंने भी बताई, ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। बस इस चैप्टर में इतना ही इंपॉर्टेंट है, आपको ये सबसे ज़्यादा याद करना है। अगर आप इतना ही पढ़ लेंगे तो पास तो एटलीस्ट आराम से हो जाएंगे आप। बाकी मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।